डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है लेक्चर नंबर 5, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में हम काफ़ी लेक्चर से यहाँ पे सीख रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ इवैल्यूएशन मीन्स अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, अकाउंटिंग इंडिया में आया कैसे। ठीक है, आज इन कुछ बातों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इवैल्यूएशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमें थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ेगा इंडिया का। हिस्ट्री जो है वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को आपको हिस्ट्री बताना पड़ेगा इंडिया का, फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। तो अगर मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो इंडिया के एक हमारे राजा थे जो कि हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इनके बारे में स्टोरी तो बहुत है बट वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट अपने अकाउंटिंग के पार्ट जो रिलेटेड हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, इन्होंने काफ़ी इंडिया में इनका काफ़ी राज्य था, इंडिया में काफ़ी एरिया इन्होंने कवर करके रखा था। और इनके जो मंत्री थे, मंत्री बोलते हो ना आप, मंत्री जो एडवाइज़र्स होते थे, जो अपने राजा को क्या करते थे, एडवाइस देते थे। तो उसी तरीके से इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के एडवाइज़र या फिर आप महामंत्री बोल सकते हैं, वो थे चाणक्य। अभी इनका अल्टरनेटिव नेम्स है, ठीक है, या तो उन्हें चाणक्य जी बोलते थे या फिर कौटिल्य या विष्णुगुप्त मौर्य। ये तीनों ही नाम जो हैं इनके ही हैं। ठीक है, तो उनका नाम एक बार आप यहाँ पे ध्यान से रखो, बिकॉज अभी आगे वाले लेक्चर्स में हम बहुत बार इनके नाम रिपीट होंगे और हर एक जगह पे जो नाम है इनका अलग अलग लिखा है। तो आपको ये समझना है कि ये एक ही पर्सन के नाम हैं। ठीक है, एक पर्सन, इनके क्या नाम थे, इनको या तो चाणक्य बोलते थे या कौटिल्य या विष्णुगुप्त मौर्य। ठीक है, ये इनके नाम थे। और ये क्या थे, महामंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य जी के। ये इनको एडवाइस दिया करते थे। ठीक है, अब ये जो चाणक्य जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखा था, रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। उस बुक का क्या नाम था, अर्थशास्त्र था। ठीक है, तो इस बुक में क्या मेंशन था, उन्होंने इस बुक में क्या बताया था, इन्होंने बताया था सम रेफरेंस कैन बी ट्रेस रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मीन्स इन्होंने जो बुक लिखा था उसमें कुछ थोड़ा, मतलब पूरा बुक अकाउंटिंग के बारे में नहीं था, बट उसमें कुछ ऐसा पार्ट था जो बताता था कि हमें अकाउंटिंग सिस्टम कैसे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मीन्स इसके बाद का जो इवैल्यूएशन था उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद आया हमारा देसी नामा, या फिर उसको वही खाता पद्धति भी बोलते थे। तो ये कैसे था, देसी नामा जो था ये एक तरीके का बुक हुआ करता था। यहाँ पे आप देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, एक रेड कलर के कपड़े से की सिलाई की हुई बुक होती थी। ठीक है, जिसके अंदर जो भी लेन देन होता था, ट्रांजैक्शंस होते थे, वो इसमें नोट डाउन किए जाते थे। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते थे देसी नामा वही खाता। तो चाणक्य जी के बाद ये वाला आया हमारा सिस्टम। आफ्टर अर्थशास्त्र मीन्स जो बुक में रेफरेंस था ना, उसके बाद देसी नामा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप्ड। उसके बाद ये सेकेंड स्टेज पे हमारा ये सिस्टम डेवलप हुआ था अकाउंटिंग का। उसके बाद जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे चैप्टर्स में भी उसका कवरेज बहुत है, और यही अकाउंटिंग सिस्टम अभी भी फॉलो हो रही है। तो ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया था लूका डे बार्गो पासियोली। ठीक है, आपको यहाँ पे जो इनके नेम्स है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, लूका डे बार्गो पासियोली, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। इन्होंने भी डेवलप किया जो डेबिट एंड क्रेडिट का पार्ट था वो यहाँ से इन्होंने डेवलप किया, जो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू में है। इन्होंने क्या किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब वही डेबिट और क्रेडिट, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट करते हैं, तो उसको ही डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अभी यहाँ पे देखिए चाणक्य जी जो थे उन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र का बुक लिखा था। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया आपके लिए। उसके बाद क्या आया, देसी नाम आया। ठीक है, सेकेंड स्टेज पे। फिर थर्ड स्टेज पे लूका,
लूका दे बार्गो पोशियोली, ठीक है, पाशियोली, इनका जो आया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया 3 स्टेज में, ये स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले अर्थशास्त्र है, फिर देसीनामा है, फिर क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आई, ठीक है। ये अभी हमने हिस्ट्री देखा, अब उसी हिस्ट्री का मैं यहाँ पे आपको समरी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, ही बिल्ड वन ऑफ द लार्ज एम्पायर्स, ठीक है। सेकेंड, आर्य, अभी इनका आर्य भी बोलते थे, ठीक है, जो हमारे मंत्री वगैरह होते थे ना, उनको आर्य चाणक्य। ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज कौतल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है, या फिर विष्णुगुप्त या फिर विष्णुगुप्त मौर्य भी बोल सकते हो आप, वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड द मेन एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी के क्या थे, एडवाइज़र थे, या फिर आप बोल सकते हो उनके महामंत्री ये थे। उसके बाद इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौतल्य मीन्स चाणक्य जी ने रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। आफ्टर अर्थशास्त्र देसीनामा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप। उसके बाद क्या हुआ, देसीनामा मीन्स जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका थोड़ा बदल गया, उसे हम बोलते थे देसीनामा, वही खाता पद्धति भी इसे बोलते, देसीनामा या फिर वही खाता पद्धति, ये इंट्रोड्यूस हुआ सेकेंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे क्या हुआ, फिर वही लूका दे बार्गो पोशियोली, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये थर्ड स्टेज पे इनका आया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो नाम है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लूका जी का नाम फुल नेम, बिकॉज ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बिकॉज ये सिस्टम अभी भी इंडिया में फॉलो हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो है मेनली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही फॉलो होता है। तो ये सब मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। अब आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से लिखा गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक का जो मैंने हिस्ट्री आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अभी जो आपके स्टडी मटेरियल में जो लैंग्वेज लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य regime, मिनिस्टर Kautilya wrote a book named Arthashastra, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterward it called देसीनामा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था आपका, उन्होंने बुक में कुछ मेंशन किया था, मीन्स उन्होंने जो बुक लिखा था, कौन सा बुक लिखा था, अर्थशास्त्र का, उसमें अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में उसको उन्होंने बताया था। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम थोड़ा बदलता गया और उसे हम जानने लगे देसी नाम के सिस्टम से। फिर ये वाला नया सिस्टम फॉलो होने लगा टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते थे ना उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो बुक था, ठीक है, चाणक्य जी ने लिखा था। और उसके बाद क्या आया हमारा देसीनामा, और देसीनामा को हम क्या बोलते हैं, वही खाता पद्धति। In the earlier time of civilization, accounting was done by agent who managed the properties of wealthy people, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, जो वेल्दी पीपल है, मीन्स जो बहुत रीच पीपल है, खाली उनका ही अकाउंट्स मेंटेन करते थे, कौन, एजेंट्स। दे प्रिपेयर अकाउंट पीरियडिकली फॉर द ओनर ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो उनके प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या करते थे, वो क्या करते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है वो मेंटेन करते थे। The records of debit and credit were found in the 20th century itself. डेबिट और क्रेडिट कहाँ पे फॉलो हुआ था, लूका जी के सिस्टम में, लूका जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। उसके बाद है देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग डन बाय एजेंट्स, और किसके लिए, फॉर द वेल्दी पीपल, ये पहले हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद लूका दे बार्गो पोशियोली, इनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। इन द ईयर 1494 लूका दे बार्गो
पोशियोली एन इटालियन मर्चेंट, ठीक है, ये इटालियन मर्चेंट थे, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th and 19th century, large scale operation were carried out and joint stock companies emerged as an important form of organization which invested separately of owners which involves the separation of ownership from management। ठीक है, जब भी हमारा जो 18th and 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम बहुत डेवलप हुआ, तो वहाँ पे जो कंपनी थी, पहले जो कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उनको जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहा जाता था। वो सिस्टम में क्या हुआ कि कंपनी क्या है और मींस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को बाइफरकेट किया, उनको सेपरेट किया, बिकॉज कंपनी जो थी बहुत लार्ज स्केल पे काम करती थी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं। शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट क्या होते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे शेयर होल्डर होते हैं वो अलग हैं, मैनेजमेंट अलग है, तो इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। शेयर होल्डर इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, मैनेजर्स कंपनी को रन करते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ उस तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम था उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत हमें पड़ी। ओनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, तो ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। Hence, to safeguard the interest of owner and investors, the business establishments require detailed information about the business, which paved का मतलब होता है रोड या फिर आप बोलते हो पाथ, रास्ता, द वे फॉर डेवलपमेंट। मीन्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर ओनर्स होते हैं, उनका पैसा लगा है उनके बिजनेस में, उन्होंने पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो उनका जो सेफगार्ड है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको सेफगार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि उसे हमें क्या करने की मतलब डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। इन 20th सेंचुरी द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। मीन्स अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 तरह के अकाउंटिंग्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और थर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, 3 तरह के अकाउंटिंग होते हैं। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो तो डेवलप हुआ है, लेकिन उसके साथ एक नया अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने डिसीजंस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे रेशो एनालिसिस है, कंपैरिजन कर लेते हैं, तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो आप अगर आप बीकॉम वगैरह करते हो, 12th के बाद बीकॉम का जो कोर्सेज़ वगैरह हैं या फिर आप प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। तो वो सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ। उसके बाद क्या था, थ्रू अकाउंटिंग वॉज इंडिविजुअल सेंट्रिक मतलब सेंट्रल होता है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग इट हैज़ ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू द सोशल अकाउंटिंग इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग था उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम भी डेवलप हुई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप खुद के लिए तो अकाउंटिंग कर रहे हो, बट आपको सोसाइटी को भी आप तो बेनिफिट दे रहे हो। अकाउंटिंग के एक तो आप सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो, ऊपर से सोसाइटी से आपको पैसे भी मिल रहे हैं, बिकॉज जो भी प्रॉफिट होता है कंपनीज वगैरह कहाँ से कमाती है, सोसाइटी से ही कमाती है। ठीक है, तो ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम भी एक डेवलप करे। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो आपको ये सब थोड़ी सी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम है वो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बट आपके सिलेबस में इतने डिटेल्स में नहीं है बात। दिस इज ड्यू टू द वेस्ट मतलब मास
ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटी। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सब हमें डेवलप करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ड्यू टू मास ग्रोथ, मीन्स यहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी, एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स। Thus accounting has become inevitable. Inevitable means unavoidable, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फॉर बिजनेस। मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अभी यहाँ पे अकाउंटिंग मीन्स जो बिजनेस इतना ग्रोथ हो गया, इतना कॉम्प्लिकेट हो गया, तो आपको उसे प्रॉपरली जो है उसके हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे वेबसाइट पे भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।